Hello everyone, welcome to Olive Board. My name is Pratik Taldar. By qualification, I'm a chartered accountant, and in this video we are going to discuss about RBI Grade B versus SEBI Grade A. दोनों ही बहुत बढ़िया प्रोफाइल्स हैं, दोनों ही रेगुलेटरी बॉडीज हैं. इस वीडियो के अंदर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इन दोनों ही रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में. बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, अगर आप RBI ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दिस इज अ लाइव वेबिनार दैट टू ऑन 18th of March 2025 at 4 PM. ठीक है, तो 4 PM 18th मई को 2025 ये वेबिनार यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है. तो यहाँ पे आपको AIR1 जिन्होंने RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन में AIR1 स्कोर किया है, वो आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं रिगार्डिंग द नेक्स्ट 3 month स्टडी प्लान. He'll be telling you how to balance phase 1 and phase 2, do's and don'ts for general awareness and approach for ESI and FM, and you can also ask your questions. राइट, तो यहाँ पे आप जरूर ये वेबिनार को अटेंड कीजिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वेबिनार ये रहने वाला है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, यू कैन चेक आउट अवर कोर्स एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद अस. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर एप्लीकेशन और वहां पे आपको ये PDF मिल जाएगा. सारे ही यूट्यूब वीडियोस का PDF आपको वहां पे मिल जाएगा. You can also download previous year questions from our application. देखो, सबसे पहली बात आती है इंटरेस्ट एरिया की और वर्क प्रोफाइल की. अब इंटरेस्ट एरिया कैसे पता चलेगा? जब आपको पता चलेगा कि इनका वर्क प्रोफाइल क्या है, कि RBI काम क्या करता है, SEBI काम क्या करता है. सही है, तभी तो आपको आपका इंटरेस्ट एरिया पता चलेगा. अब ऐसे सोच के कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए कि RBI एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका स्कोप ज्यादा वाइडर है एज कंपेयर टू SEBI. आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. And when I say interest area, I would like to tell you few things also. सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, RBI सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का. तो बेसिकली वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं. बैंक्स, NBFCs, इन सबको यहाँ पे रेगुलेट करते हैं. अच्छा, वो मनी मार्केट को भी रेगुलेट करते हैं. फॉरेक्स मार्केट का भी यहाँ पे रेगुलेशन आता है. सही है, तो RBI का स्कोप थोड़ा ज्यादा वाइड हो जाता है एज कंपेयर टू SEBI. SEBI एक कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है. तो कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, IPO लाना, शेयर्स में ट्रेडिंग करवाना, इन्वेस्टिंग करवाना, म्यूचुअल फंड कंपनीज को रेगुलेट करना, एवरीथिंग यहाँ पे SEBI रेगुलेट करते हैं. सही है, सो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना इंपॉर्टेंस है. अच्छा, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को ट्रेडिंग में बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो वो ट्रेडिंग के इंटरेस्ट को लेके SEBI को टारगेट करते हैं. तो वो चीज हार्मनी में बिल्कुल भी नहीं है. मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ट्रेडिंग रिलेटेड ऐसा बिल्कुल जॉब नहीं है. यहाँ आपको स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग से इनका कोई लेना देना नहीं है. ये उस मार्केट को रेगुलेट करते हैं. राइट, ये उस पर्टिकुलर मार्केट को रेगुलेट करते हैं. जब मैं बात करूं रेगुलेटर की, तो उनका रोल बहुत डिफरेंट हो जाता है. राइट, अब RBI के अंदर आप क्या कर रहे होगे? बैंकिंग जितने भी कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, उनको रेगुलेट कर रहे होगे, मनी मार्केट की एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे होगे. तो आपका इंटरेस्ट किस में है? क्या आप बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना सीखना चाहते हो? मॉनेटरी पॉलिसी का कंडक्ट, एक इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज करते हैं, कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं, जियोपॉलिटिक्स, ये सारी चीजों के अंदर, जियोपॉलिटिक्स के अंदर आपका पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजों के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आपका RBI यहां पे गोल होना चाहिए. आपको स्टॉक मार्केट चीजें ज्यादा पसंद आती है, स्टॉक मार्केट रेगुलेशंस में इंटरेस्ट है, कैसे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट किया जाता है, कैसे डिपॉजिटरी काम करती है, स्टॉक ब्रोकर्स कैसे काम करते हैं, SEBI उनको कैसे रेगुलेट करता है, बहुत सारे तरीके के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होते हैं, उनके रेगुलेशंस में आपको इंटरेस्ट है, तो आपको SEBI में जाना चाहिए. राइट, आपको पहले ही बता दूं, दोनों रेगुलेटर्स हैं, तो आप हमेशा रेगुलेट ही कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं. सही है, सो ये आपका पर्सनल चॉइस है. वर्क प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, तो देखो यहाँ पे ये सारे डिपार्टमेंट्स है. काम क्या करना है वो कैसे पता चलेगा? सारे डिपार्टमेंट कौन कौन से वो देख के. सही है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से. अगर मैं डिपार्टमेंट्स, RBI के डिपार्टमेंट्स की बात करूं, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स की मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूं. ऐसे सारे इंपॉर्टेंट है, पर इनसे आपको समझ में आएगा कि एज अ होल RBI काम क्या कर रहा है. सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट. देखो, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होता है, इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं. ये सब कौन काम करता है? मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट करता है. डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशंस, नए नए रेगुलेशंस लेके आना. डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT के सिस्टम को बैंकिंग के लिए स्ट्रेंथन करना. डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, UPI पेमेंट है, राइट, RTGS पेमेंट है, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं.
इन सब से रिलेटेड चीजें रेगुलेट करना, इसका अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, एनफोर्समेंट, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, करेंसी मैनेजमेंट, फिनटेक डिपार्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। तो आप यहां पे देख सकते हो, अगर इन चीजों में आपका इंटरेस्ट है तो फिर आरबीआई आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं सेबी की बात करूं तो वो यहां पे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट हो गया, कॉर्पोरेट डेट मार्केट हो गया, कमोडिटी और डेरिवेटिव मार्केट हो गया, इनसे सारी रिलेटेड चीजों के रेगुलेशन सेबी के अंदर आते हैं। मैंने काफी बार स्टूडेंट्स को सुना है कि सर ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है। देखो दोनों अलग चीज है। ये स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, ट्रेडिंग को कैसे बेटर बनाया जाए, कैसे स्पेकुलेशन को रिटेलर्स के लिए कम किया जाए, कैसे ज्यादा स्ट्रक्चर दिया जाए फाइनेंशियल मार्केट को, ये सारा काम है इनका। यहां बैठ के ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो। ओके, सो यहां सिक्योरिटीज मार्केट को कैसे डेवलप किया जाए, फेयर प्रैक्टिसेस कैसे लेके जाएं, और आप इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये सब आपके लिए सेबी में काम आएगा। तो अगर आपका पॉलिसी मेकिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल मार्केट, मार्केट रेगुलेशंस, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन 3 एरियाज के अंदर इंटरेस्ट है तो सेबी जनरल ग्रेड इज फॉर यू। ओके, जॉब सिक्योरिटी, हाई पैकेजेस दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है, उसके अंदर उसके रिलेटेड भी हम बात करेंगे कि क्या पैकेजेस हैं, क्या फैसिलिटीज हैं एंड ऑल। सबसे पहले बात करना चाहूंगा एलिजिबिलिटी की। देखो आरबीआई के लिए आप 21 के अगर हो चुके हो या उससे ऊपर हो तो आप एलिजिबल हो, 30 के नीचे तक आप एलिजिबल हो। सेबी के अंदर 30 के नीचे तक आप एलिजिबल हो। सही है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिफिकेशन को लेके काफी डिफरेंस है। दोनों ही केस में पोस्ट ग्रेजुएट्स अलाउड है। अच्छा, सेबी के अंदर कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं गिवन है, आपके परसेंटेज कुछ भी हो डजंट मैटर। इधर आरबीआई के अंदर परसेंटेज मैटर करते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 55%, अगर ग्रेजुएट हो तो 60%। हाउएवर आरबीआई में सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, पर सेबी के अंदर सारे ग्रेजुएट्स अलाउड नहीं है। सेबी के अंदर या तो आप बीटेक कर रखा हो आपने या फिर आप लॉ ग्रेजुएट हो, ऐसे केस में आप अलाउड हो। ठीक है, यहां बीकॉम नहीं अलाउड है, बीकॉम, बीबीए, ये सारी डिग्री यहां पे अलाउड नहीं है सेबी के अंदर। हाउएवर आरबीआई आपके अंदर, आप आरबीआई के लिए अलाउड हो। ठीक है, अगर आपको सेबी देना है और अगर आपके पास बीकॉम कर रखा है आपने तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यहां पे करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बीकॉम अलाउड नहीं है। हाउएवर आरबीआई के अंदर सब ग्रेजुएट्स, हर तरह का ग्रेजुएट अलाउड है। ठीक है, सेबी के अंदर आपने अगर सीए कर रखा है, सीएफए कर रखा है, सीएस कर रखा है, वैसे प्रोफेशनल्स यहाँ पे दोनों ही जगह अलाउड है। सेबी के नोटिफिकेशन में क्लियरली यहाँ पे स्टेटेड है सीए, सीएफए, सीएस एंड सीडब्ल्यूए, वो भी यहाँ पे अलाउड है। हालांकि जिनने सीए कर रखा होता है उनको ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट इंडिया के हिसाब से माना जाता है। सही है। सो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आरबीआई का मैं कहूंगा ज्यादा वाइडर है क्राइटेरिया एज कंपेयर टू सेबी। सेबी का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव है। ठीक है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक और चीज की काफी लोगों का ये डाउट होता है कि सर हम तो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है तो हम सेबी कैसे टारगेट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर तो कॉमर्स भी आती है। तो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, ऑर्गेनाइजेशन के नोटिफिकेशन ने आपको कहीं भी डिसअलाउ नहीं कर रखा है। इनफैक्ट जिसने कॉमर्स पढ़ी है, बीकॉम, उसको डिसअलाउ कर रखा है। तो आप यहां पे देख सकते हो उतना बड़ा भी रोल नहीं है जितना आप समझ के बैठे हो। दोनों ही एग्जामिनेशन आपके लिए बने हुए हैं। अगर आपके पास ये रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है तो आप इसको आराम से टारगेट कर सकते हो और काफी सारे हार्डवर्क के साथ इसको क्लियर भी कर सकते हो। तो एक रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच मत रखो कि मैं तो इंजीनियर हूं, मैं कैसे सेबी करूंगा। अरे यार देखो यहाँ पे इंजीनियर्स ही अलाउड है, लॉ ग्रेजुएट्स ही अलाउड है, इन दोनों ने ही कॉमर्स नहीं पढ़ी होती है। सही है, आगे चलते हैं। तो देखो ये प्रिपेयर की जा सकती है और ऐसा रिस्ट्रिक्शन हमको माइंड में नहीं रखना कि यार हमने कॉमर्स नहीं पढ़ी है। कोई बात नहीं यार, नहीं पढ़ी है तो कॉमर्स वालों ने भी नहीं पढ़ी थी, जो सीए बना उसने भी कभी नहीं पढ़ी थी। ये अलग टाइप के सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ये सीए टाइप का कॉमर्स नहीं है। ओके, उसका बेसिक वर्जन है, बहुत ही बेसिक वर्जन है। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया, यहाँ पे नोटिफिकेशन से भी देख सकते हो। ये सेबी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आरबीआई का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हमने अभी टैबुलर मैनर में डिस्कस किया। एग्जाम पैटर्न दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, दोनों ही 3 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है, फेज 1, फेज 2 एंड योर इंटरव्यू। सो ये तीनों चीजें ही यहाँ पे दोनों फेजेस, दोनों ही एग्जामिनेशन के अंदर सेम पड़ता है। राइट, तो यहाँ पे आपके फेज मैनर के अंदर सेम सिमिलर टाइप से एग्जामिनेशन होगा, फेज 1, फेज 2 और उसके बाद आपका इंटरव्यू।
देखो अगर मैं फेज 1 की बात करूं तो आरबीआई का फेज 1 और सेबी का फेज 1 बहुत ही अलग होता है। ठीक है, आरबीआई का फेज 1 जो होता है वो एक ही पेपर में सेंट्रिक होता है, आपका क्वांट हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग हो गया। ठीक है, 200 नंबर का ये पेपर होता है, 200 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 120 मिनट्स इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, और ये पेपर ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू सेबी इसका लेवल हाई होता है और इसके अंदर फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि ये कुछ लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मेरिट बेस यहाँ पे सिलेक्शन होता है। कंपेयर्ड टू आरबीआई, सेबी का जो फेज 1 होता है दैट इज थोड़ा सा सिंपल एज कंपेयर टू आरबीआई। इसको बहुत ही सिंपल नहीं बोलना चाहूंगा, एक मॉडरेट लेवल का होता है। ठीक है, यहाँ 2 पेपर होते हैं। देखो पहले वाले पेपर के अंदर तो आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया। अब आपको लगेगा सर सेम ही तो है, उल्टा यहाँ तो पेपर 2 भी है। ठीक है, लीगल की मैं बात नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ जनरल स्ट्रीम तक रिस्ट्रिक्टेड रहूंगा दोनों ही केस के अंदर। अब आपको लगेगा सर आरबीआई में भी तो क्यूआरई जीए सब आ रहा है, वैसे ही यहाँ तो सिर्फ पेपर 1 में आ रहा है, उसके बाद हमको पेपर 2 और पढ़ना पड़ रहा है। अरे भाई, दोनों के पेपर 1 का लेवल बहुत अलग होता है। आरबीआई का लेवल काफी हाई होता है क्वांट, रीजनिंग का, इंग्लिश का। हाउएवर सेबी का उतना लेवल यहाँ पे नहीं रहता है पेपर 1 का। सेबी के अंदर एक और नया एडिशन हो जाता है यहाँ पेपर 2 का। फेज 1 से ही यहाँ पेपर 2 पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर आपका कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो जो आप सेबी के फेज 1 के अंदर पेपर 2 के अंदर पढ़ने वाले हो, वही आप वापस से फेज 2 के पेपर 2 में सेबी में ही पढ़ने वाले हो। सो यहाँ एक कंपाउंडिंग आपको मिल जाती है। जो फेज 1 में आपने अच्छे से पढ़ा, उसी को आप और डेप्थ में जाके पढ़ते हो सेबी के अंदर। हाउएवर आरबीआई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फेज 2 की बात करूं तो आरबीआई के अंदर नए सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, ईएसआई आ जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ये 50% ऑब्जेक्टिव 50% डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। और आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट भी आ जाता है, 50% ऑब्जेक्टिव 50% डिस्क्रिप्टिव। तो पूरा पेपर पैटर्न यहाँ पे चेंज हो जाता है। फ्रॉम ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कम डिस्क्रिप्टिव के अंदर फॉल कर जाते हैं और सब्जेक्ट्स भी हमारे मेजरली चेंज हो जाते हैं आरबीआई में। हाउएवर सेबी के अंदर अगर मैं बोलूं तो पेपर 2 एज इट इज वापस सेम रहता है। आपका कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, अरे वही वाला पेपर है। चैप्टर्स भी सेम रहते हैं। ठीक है, तो आपने जो फेज 1 में पढ़ा वही आपके फेज 2 में काम आएगा। दो फेज 2 थोड़ा सा हायर लेवल पे आएगा, तो आपको थोड़ी एडवांस लेवल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इन सब्जेक्ट की। साथ ही में पेपर 1 आपका कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बन जाता है। सही है, तो दोनों में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आ रही है। यहाँ पे देखो दोनों के अंदर ही डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, राइट। पर आरबीआई के अंदर आपके ईएसआई और फाइनेंस के अंदर, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ पोर्शन डिस्क्रिप्टिव का होता है। सही है, सो ये दोनों में फर्क है। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आरबीआई के अंदर क्लोज टू 20% का वेटेज रहता है। सेबी के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्लोज टू 15% का इंटरव्यू का वेटेज यहां पे रहता है। तो बहुत ज्यादा यहां पे डिफरेंस नहीं है। हालांकि आरबीआई के इंटरव्यू के अंदर काफी कम मार्क्स भी देखे गए आज से पहले। अगर स्टूडेंट्स का आप डेटा देखोगे तो वहां पे आरबीआई के इंटरव्यू में काफी कम मार्क्स भी दिए गए, तो कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा टफ आप बोल सकते हो। ठीक है, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस काफी अलग अलग टाइप का है। ठीक है, दो कुछ कॉमन चीजें भी है जो मैच करती हैं, पर फिर भी यहां पे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं। जैसे कि अगर मैं आरबीआई फेज 1 के सिलेबस की बात करूं तो क्वांट के अंदर ये सारे टॉपिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, राइट। यहाँ आरबीआई नोटिफिकेशंस, फाइनेंस, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की, रेगुलेटरी बॉडीज की, वो भी आपको पढ़नी पड़ती है। अगर फेज 2 की बात करूं तो यहाँ ईएसआई के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेजर टॉपिक है। एक इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स हैं, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर। तो मैं ब्रॉड बात कर रहा हूं, नहीं तो ये वीडियो का हो जाएगा डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस की तरफ चले जाएगा, रादर देन आरबीआई ग्रेड बी वर्सेस सेबी ग्रेड है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ सिलेबस के अंदर ऊपर से डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप डिटेल जानना चाहते हो सिलेबस का तो वो भी वीडियोस आपको सारे हॉलीवुड के चैनल पे मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हो। अगर किसी को सिलेबस डिटेल में समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझने तो। पेपर 2 में आपका इंग्लिश आ जाएगा, राइटिंग, जो कि सेबी से मैच करता है। फिर जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट आ जाएगा। इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये भी टॉपिक्स कहीं ना कहीं सेबी के फाइनेंस में आपको मिल जाता है। बैंकिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, एनबीएफसी, तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड है क्योंकि आरबीआई के लिए।
फिर आपका फाइनेंशियल मार्केट, सब ऑब्वियस ही बात है यार, सेबी तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, तो ये वाला टॉपिक तो वहां भी कॉमन होना ही है, तो ये आरबीआई और सेबी में दोनों में कॉमन है। जनरल टॉपिक्स के अंदर भी काफी सारे टॉपिक्स कॉमन है, जैसे कि डेरिवेटिव्स हो गया, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, ठीक है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप वहां तो पूरा कॉमर्स एंड अकाउंट्स पढ़ते हो, तो ये वाला 8 नंबर टॉपिक तो वहां बहुत ही डिटेल में आ जाता है। ये जो 8 नंबर टॉपिक है वहां पे पूरा सब्जेक्ट आता है इसके ऊपर, ठीक है, तो उसका बेसिक वर्जन आरबीआई के अंदर इंक्लूडेड है। तो आरबीआई के ये सारे टॉपिक्स है, साथ ही में यहाँ पे मैनेजमेंट भी रहता है, जिसकी काफी सारी चीजें सेबी के मैनेजमेंट से भी कॉमन है, ठीक है। अगर मैं सेबी की बात करूं तो इसका सिलेबस काफी अलग है। इसके अंदर देखो, मैं पहले कॉमन पोर्शन की बात कर लेता हूं, जो फेज 1 फेज 2 दोनों में कॉमन है, क्योंकि पेपर 2 सेबी का दोनों में कॉमन होता है, और ये मुझे बहुत बढ़िया चीज लगती है। जो मैं फेज 1 में पढ़ूंगा वही मैं वापस डिटेल में फेज 2 में पढ़ूंगा। पर्सनली ऐसे एग्जाम्स मुझे पसंद आते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज कि मैं एक सीए हूं और ये कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम है इसीलिए, नहीं। आपको बताना चाहूंगा, जो लास्ट बैच मैंने पढ़ाया था वहां पे बहुत सारे सीएस थे, प्रोफेशनल्स थे। हाउएवर जो सेलेक्ट हुए उनके अंदर से ज्यादा मैंने डेटा देखा कि बीटेक और पोस्ट ग्रेजुएट जिनका नॉर्मल प्लेन डिग्री था, उनका भी सिलेक्शन रेशो अच्छा रहा है। और मैं काफी सारे सीएस को ऐसा जानता हूं जिन्होंने ये वाला एग्जाम दिया पर उनका नहीं हुआ। तो ऐसा कहीं भी नहीं होता कि सिर्फ सीए का ही होगा, सिर्फ सीएफए का ही होगा, वो एक मिथ है, ठीक है, वो सिर्फ एक मिथ है। ओके, सीए का सिलेबस और इसका सिलेबस आपको टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा सेम लगेगा, पर ये बहुत अलग है एज कंपेयर टू अ सीए कोर्स। यहाँ माइंडसेट का बहुत डिफरेंस होता है, तो सीएस को भी यहाँ मेंटोरशिप की नीड पड़ सकती है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को कैसे टैकल करना है। सो आई डोंट थिंक कि बेसिक्स के अंदर उनको कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है डेफिनेटली, पर आई डोंट थिंक कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी फाइनली उनको बहुत बड़ा एज मिल जाता है। आप ये चीजें आराम से कवर कर सकते हो, दैट्स हाईली पॉसिबल। ओके, सो उसके अंदर आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी आएगा फुल फ्लेज्ड। जो आरबीआई के अंदर 8 नंबर टॉपिक देखा था वो इसका एक बेसिक वर्जन होता है। आगे चलूं तो मैनेजमेंट यहाँ पे भी है, देखो मैनेजमेंट का पोर्शन यहाँ पे भी है। फिर आपका फाइनेंस हो गया, तो फाइनेंस के अंदर बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स वहां पे भी कॉमन है। ये प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम वाला, रोल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, ये सब कॉमन टॉपिक्स है, ठीक है, आरबीआई और सेबी के। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये सारे टॉपिक्स हमने वहां पे भी देखे थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, सही है, इन्फ्लेशन हो गया, तो ये आपको कॉमन ही यहाँ पे फाइनेंस पढ़ना है। लगभग फाइनेंस का काफी हद तक कॉमन सिलेबस है। कॉस्टिंग की बात करूं तो देखो ये टॉपिक बिल्कुल सेबी के अंदर नया है, आरबीआई के अंदर ये नहीं है। कंपनीज एक्ट भी आरबीआई के अंदर नहीं है, सेबी के अंदर है। इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शन आपको आरबीआई में मिल जाएगा, वहां इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, ईएसआई है, ये इकोनॉमिक्स है। दोनों में फर्क होता है, ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। पर एक आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स को भी बेसिक इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आनी चाहिए। फिर वापस जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और क्वांट्स यहाँ पे आ जाता है, इंग्लिश यहाँ पे आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई का लेवल इससे थोड़ा हायर रहता है एज कंपेयर टू सेबी का लेवल, ठीक है। अच्छा, सैलरी और पर्क्स की बात करूं तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। आरबीआई की सैलरी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेबी की। ये पुरानी वाली सैलरीज है, रिवाइज होनी अभी बाकी है, राइट, तो रिवाइज सैलरीज नहीं है इसके अंदर, और ज्यादा ही मिलेगी आपको, कम नहीं मिलेगी सैलरी यहाँ पे। पर दोनों ऑर्गेनाइजेशन में फर्क है, सेबी की सैलरी थोड़ी सी कम हो सकती है आरबीआई की सैलरी से, यहाँ जो हम देख सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि आरबीआई में ऑलरेडी आपको ग्रेड बी लेवल मिल रहा है और आपको सेबी के अंदर ग्रेड ए लेवल मिल रहा है, तो डेफिनेटली सैलरी के अंदर भी डिफरेंस आना है, क्योंकि पोजीशन के अंदर भी डिफरेंस है। अच्छा, अगर मैं प्रमोशंस की बात करूं तो देखो लगभग प्रमोशन का क्राइटेरिया दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में लगभग सेम है। दोनों में टाइम बाउंड है और आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। आपकी परफॉर्मेंस बताएगी कि आपका प्रमोशन कैसा होगा, प्लस एक मिनिमम टाइम पीरियड तो आपको लगेगा ही आपको उस रोल के अंदर प्रमोट होने में। ट्रांसफर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आरबीआई के अंदर रेगुलर प्रोसेस है, ट्रांसफर आपका कुछ टाइम में होता रहता है। हाउएवर सेबी में मोस्टली आप मुंबई के अंदर रहने वाले हो, क्योंकि आरबीआई की ब्रांचेस देखो हर मेट्रो सिटी के अंदर है। मोस्टली यहाँ पे ज्यादातर सारी सिटीज के अंदर आपको आरबीआई की ब्रांचेस मिल जाएंगी। सेबी के साथ ऐसा नहीं है, उसका जो मेन ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है। हालांकि रीजनल ऑफिसेज हैं, पर जो मेजर पोस्टिंग्स होती है, ठीक है, वो आपकी सारी मुंबई के अंदर ही होती है। सो फॉर श्योर आप यहाँ पे मुंबई के अंदर ही काम कर रहे होंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर मैं एग्जिट अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो देखो यार ये बहुत ही लिमिटेड लिस्ट है जो मैंने यहाँ पे दी है, ठीक है। आपको कभी भी खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए इस लिस्ट तक।
एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटी कभी भी किसी एक्स ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती कि अगर मैं एक्स आरबीआई हूं, मैं सीए हूं या फिर मैं एक्स सेबी हूं तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। ऐसा मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कॉमर्स में से रह के टेक के अंदर गए, टेक में रह के कॉमर्स में आए हैं, राइट। आरबीआई से रह के किसी और प्रोफाइल में स्विच हुए हैं, सेबी में रह के किसी और प्रोफाइल में स्विच हुए हैं। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन माइंड में नहीं बनाना चाहिए। स्टिल अगर आप आरबीआई से हो तो आपके लिए बैंकिंग सेक्टर पूरा ओपन है, एनबीएफसीज आपके लिए ओपन है, फिनटेक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, ये सब आपको रेड कार्पेट पे वेलकम करना चाहेंगी जस्ट बिकॉज आप सेंट्रल बैंक जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रेगुलेटर है, बैंकिंग रेगुलेटर है, उसके साथ काम कर चुके हो। तो डेफिनेटली आपके लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होने वाली है। वैसे ही आप अगर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ काम कर चुके हो तो ऐसे केस में आपके लिए सिक्योरिटीज मार्केट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, राइट, रिसर्च वाली प्रोफाइल्स हो गई, रिसर्च एनालिस्ट वाली प्रोफाइल्स हो गई, पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हो गई, राइट। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए ओपन हो जाएंगी। हालांकि बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, कुछ और करना है, इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है, ये सब अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए इक्वली ही खुली हुई है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आपको कौन सा चूज करना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन काफी लोगों को आता है कि सर ये तो सब ठीक है, ये तो हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा है, हमने खुद ने नोटिफिकेशन भी पढ़े हुए हैं, पर हमको करना क्या चाहिए। तो देखो, ये बताने वाला कोई भी पर्सन नहीं होता। हालांकि मैं आपको गाइड जरूर करूंगा, पर फाइनल डिसीजन आपको लेना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको बैंकिंग रेगुलेशंस में इंटरेस्ट है कि एक बैंक को कैसे रेगुलेट करते हैं, एज अ होल इकोनॉमी को कैसे चलाते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, नेशनल इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, रेगुलेशंस में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए आरबीआई है। अगर आपको स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एआईएफ, इन सबको कैसे रेगुलेट करते हैं, रिटेलर्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें इंटरेस्ट है तो सेबी में आपको जाना चाहिए। दिस ब्रिंग्स मी बैक टू द फर्स्ट स्लाइड दैट आई वाज डिस्कसिंग कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। सो ये टोटली पर्सनल डिसीजन है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, कभी भी लाइफ में खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका एरिया ही इतना होगा कि आप ओपन ही इस एरिया के लिए हो कि मैं तो सिर्फ आरबीआई में जाऊंगा, मैं तो सिर्फ सेबी में जाऊंगा, तो आप सिर्फ वहीं जाओगे, ये फैक्ट है। ठीक है, पर अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो ये इतना बड़ा एरिया आपके लिए ओपन होना चाहिए कि यार मैं तो दोनों में से कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मेरे पास तो बहुत टाइम पड़ा है, तो डेफिनेटली मैं दोनों की पढ़ाई करूंगा। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनने दोनों की पढ़ाई करी है और उनमें से एक को अच्छे से क्रैक भी कर लिया है। ठीक है, सो आप डेफिनेटली ये कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि फोकस्ड अप्रोच रखो, एक ही चीज टारगेट करो। अगर आपके पास काफी टाइम है, आप सारी रेगुलेटरी बॉडीज को टारगेट करो। ठीक है, सो यही था, आपसे डिस्कस करना था यही सारी चीजों के बारे में। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली मेरे को रीच आउट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे को टेलीग्राम पे भी आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हो। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली रीच आउट करना। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।